कहते थे कि MIM के एमएलए हैं, आज लिखते हैं RJD का एमएलए है। पैदा किसी के गोद में होता है, इलाज किसी और का लेता है। उस बच्चे के बारे में क्या कहा जा सकता है? आपको इंसाफ मेरे भाइयों है, भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, लेकिन खुदा की कसम खाकर कहता हूँ अख्तरुल ईमान गद्दार नहीं हो सकता है, मक्कार नहीं हो सकता है। माजी भाइयों का नेता है। अगर 75 सालों तक किसी का नेता नहीं हुआ तो ये बेचारे मुसलमानों का नहीं हुआ। ये गद्दारी हमारे साथ किया, ये गद्दारी आपके साथ किया है। क्या क्या तमाशा हुआ मैं बताने आया हूँ। अगर दूध पिए हो, अगर वसूल पसंद है तो अपना डिजाइन करो और अपने राज की जगह पर लड़के चले जाओ, तब कहे कि तुम बाप का बेटा हो। कितना से बड़े तुम्हारे दरमियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। आप सभी को ईद उल अज़हा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आपको बिहार की सियासत की वो बड़ी खबरें मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस तरह से अख्तरुल ईमान अपने भाषण में वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपका भाई हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका हर चीज़ हो सकता है अख्तरुल ईमान, लेकिन अख्तरुल ईमान गद्दार नहीं हो सकता है। ये इसलिए भी वो कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से बिहार में उनके 4 विधायक टूटने के बाद वो अब काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। अख्तरुल ईमान का गुस्सा होना बहुत जायज़ है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पार्टी को अपने खून से सींच कर और अपने कार्यकर्ताओं के सपोर्ट से बिहार में कहीं ना कहीं एक वर्चस्व तैयार किया MIM के लिए और 5 विधायक जीत करके असेंबली में भेजने का काम किया, लेकिन वही 4 विधायक उनको धोखा दे जाते हैं। उसी पर वे अपने भाषण में कई तरह से मुद्दे का जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि यहाँ के जो सीमांचल का जो दुख दर्द है, जो पीड़ा है, वो कोई उठाना नहीं चाहते हैं। और उसके बाद किस तरह से यहाँ का जो बेटा है, भतीजा है, रिश्तेदार है, वो किस तरह से दिल्ली में जाकर, राजस्थान में जाकर मजदूरी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहीं पर यादव का पार्टी हो सकता है, यहीं पर निषाद का पार्टी है, यहाँ पर निषाद का नेता है, यहाँ पर मलाह का नेता है, यहाँ पर सहनी का नेता है, लेकिन मुसलमानों का लीडरशिप नहीं है। इसी बात को लेकर कई तरह से आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अख्तरुल ईमान ने कोचाधामन में एक जनसभा को संबोधित किया है। आइए जरा सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। इसी 75 साल इन नाइंसाफियों के खिलाफ एक लड़ाई उठी, एक जंग लड़ी गई। जिस जंग को लड़ने के लिए अख्तरुल ईमान आपका रिश्तेदार हो सकता है, बेटा हो सकता है, भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, लेकिन खुदा की कसम खाकर कहता हूँ अख्तरुल ईमान गद्दार नहीं हो सकता है, मक्कार नहीं हो सकता है, गरीब हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता है। अख्तरुल ईमान को अल्लाह ने मौका दिया, आप लोगों की दुआओं से 3 बार राजद में एमएलए बना, हुकूमत नहीं बनी, लेकिन आपने देखा होगा कि तमाम मसाइल को जितनी जिम्मेदारियों से राजद के प्लेटफॉर्म में हमने उठाने की कोशिश की, पार्टी ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन आपके मसाइल की आवाज को उठाने में हमने कोई समझौता नहीं किया। और आपने देखा होगा कि आज हमारी पार्टी से जीते हुए 4 लोग भगा दे गए। कल तक ये कहते थे कि MIM के एमएलए हैं, आज लिखते हैं RJD का एमएलए है। पैदा किसी के गोद में होता है, इलाज किसी और का लेता है। उस बच्चे के बारे में क्या कहा जा सकता है? आपको इंसाफ मेरे भाइयों, आप देख रहे हैं क्या हुआ। इन 4 लोगों हमारी पार्टी को छोड़कर नहीं गए, सिर्फ आपका दिल तोड़कर नहीं गए, MIM को धोखा देकर नहीं गए, बल्कि सीमांचल की उठी तहरीक कि इस मुल्क में ब्राह्मणों की अपनी जमात है, अपनी सियासी कुव्वत है, राजपूतों की अपनी सियासी कुव्वत है, जादवों की अपनी सियासी कुव्वत है, कोयरी कुर्मी की अपनी पार्टी है, उनका नेता है, पासवान भाइयों का अपना नेता है, निषाद भाइयों का, मल्लाहों का अपना नेता है, माजी भाइयों का नेता है। अगर 75 सालों तक किसी का नेता नहीं हुआ तो ये बेचारे मुसलमानों का नहीं हुआ। उन मुसलमानों का जिसका बाप दादा कभी लाल किला की तस्वीर पर बैठता था, जो सरदार बना हुआ था, कहीं उनकी सरदारी नहीं थी। एक आवाज आई। आप इस वक्त अख्तरुल ईमान को सुन रहे थे। वो साफ तौर पर RJD पर आरोप लगा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं मुस्लिम की क़यादत को कुचलने का काम किया है। आज मैं जरा उनकी राजनीतिक सफ़र के बारे में मैं विस्तार से बताना चाह रहा हूँ। जिस तरह से वहाँ पर 1985 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा, 1990 में उन्होंने साफ तौर पर मगध यूनिवर्सिटी से MA की परीक्षा पास की और वहाँ पर वो किस तरह से जो है अपनी मतलब शुरुआती मगध यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA की परीक्षा पास की। उसके
बाद 2005 में वो आरजेडी ज्वाइन किए, उसके बाद आरजेडी से उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर जीते। फिर उसके बाद 2010 में फिर वो विधायक बने आरजेडी के सिंबल से। फिर 2014 में उन्होंने आरजेडी त्याग कर जेडीयू ज्वाइन किया और जेडीयू में 2015 तक रहे। फिर उसके बाद 2015 में जेडीयू को त्याग करके किस तरह से उन्होंने एमआईएम को वहां पर यानी बिहार में एमआईएम पार्टी को लाने का काम किया और ओवैसी साहब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देकर और बिहार के जो है किस तरह से उन्होंने असेंबली में चुनाव लड़ाया और उसके बाद वो जब चुनाव लड़े तो तकरीबन 96,000 वोट लाए और कुछ वोटों से कहीं ना कहीं वो जो है मतलब मात खा गए। लेकिन वही विधानसभा चुनाव में जब वो चुनाव लड़े तो 38,000 वोट ला करके दूसरे नंबर की पार्टी बनी और उसके बाद उनका कहीं ना कहीं एक वर्चस्व तैयार हो गया। लेकिन दोबारा फिर क्या कुछ कह रहे हैं अख्तरुल ईमान, वो जरा सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नतीजा हुआ मत खड़ा, ये असद से 2000 किलोमीटर पर दूर जरूर रहता है, लेकिन ईमानी और आदम के रिश्ते से वहां सब मेरे भाई बसते हैं। मैं 2000 किलोमीटर दूर से जाकर सीमांचल के लोगों की बेबसी की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। भाइयों, राजद टिकट देती है, लालू जी को अपने बेटे को बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है। कोई कुर्मियों की पार्टी है, उनको अपना मुख्यमंत्री बनाना है। राजपूतों को अपना पार्टी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन 2000 किलोमीटर दूर से चलकर जो अवैसी आपके यहाँ आया, अपने बेटे को उम्मीदवार नहीं बनाया, अपने भतीजे को उम्मीदवार नहीं बनाया, बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए वो नहीं आया। किस लिए आया? ये सीमांचल के बेबस लोग, ये गरीब लोग, ये मजदूर लोग, ये दिल्ली और पंजाब में सन्यार करने वाले लोग, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे होटलों में पोछा मारते हैं, इनकी माएँ पड़ जाती है, दवा नहीं मिल पाती, शहरों में कुत्तों को दवाई मिल जाती है। इन बेबस लोगों के खिलाफ हो रहे जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। हर सैलाब इनको तबाह कर देता है, इनकी कोई बात नहीं करता। चुनाव अख्तरुल ईमान ने उसका झंडा संभाला। किस वक्त झंडा संभाला? राजद में अख्तरुल ईमान रहा तो आपके हक की बात की, और जब राजद छोड़ा तो गद्दारी नहीं किया कि उस पार्टी में रहते हुए दूसरी पार्टी में गया, बल्कि एतमाद के साथ राजद के अपना रिजाइन कर दिया। तब जाकर के 15 दिन के लिए जदयू में शामिल हुआ। और जदयू जब भाजपा से दूर हुई थी अख्तरुल ईमान शामिल हुआ। मैं कहता हूं, अगर हिम्मत है इन चारों गद्दार एमएलए को, कल उनके नेता बोल रहे कि अख्तरुल ईमान जदयू में गए थे। जदयू में किस वक्त गया था? जदयू के साथ आप उप मुख्यमंत्री बने थे, तो वो जदयू ठीक हो गई। अख्तरुल ईमान ने बीजेपी से जदयू को अलग करा कर विषय दिया था, और जब देखा कि जदयू और बीजेपी के अंदर का रिश्ता है तो ठोकर मारने मतलब जूती की ठोकर से उसके टिकट को भी फेंक देने का काम किया था। यही नहीं मेरे गरीब भाइयों, आज भी अख्तरुल ईमान किराए के घर में किशनगंज में रहता, किसी ठगी छुपी नहीं है। मैं दौलतमंद बाप का बेटा नहीं हूँ, ये गरीब आलिम दीन का बेटा हूँ। मेरी जिंदगी को करीब से आकर पढ़ के देखने की जरूरत को मैं महसूस करूँ। आओ तो सच्चाई पेश कर रहा हूँ। मैं एमपी का इलेक्शन हार भी जाता, वो पार्टी के साथ एग्रीमेंट था कि मुझको मंत्री बनाया जाता। 4 आदमी आया था, चारों को तीनों को मंत्री बनाया गया। मैंने मंत्री की कुर्सी को भी लात मार दी। मैं किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सीमांचल की जनता के हक के साथ कभी सौदा नहीं कर सकता। और मैं पार्टी को रिजाइन देकर लड़ा हूँ। आज दावत देता हूँ इन चारों एमएलए को कि अगर हमारी पार्टी गलत थी, इसको तुमको छोड़ना था, सेकुलर को मजबूर करने के लिए किए हो, माँ का दूध पिए हो, अगर वसूल पसंद ये है तो अपना रिजाइन करो और अपने राजद के टिकट पर लड़के चले जाओ। तब कहे कि तुम बाप का बेटा हो, कितना सेकुलर ताकत तुम्हारे दरमियान में। लेकिन टिकट किसी का, पैदा किसी के गोद में, ना किसी और का रख लिया। ये गद्दारी हमारे साथ किया है, ये गद्दारी आपके साथ किया है। क्या क्या तमाशा हुआ मैं बताने आया हूँ। और हमको काफी लोग फोन कर रहे थे कि वर्कर मायूस है। मैंने कहा मायूस होने मत कहिए, मैंने आप आइए। तौसीफ साहब ने कहा कि मैं आऊंगा, पूरा सीमांचल का दौरा करूंगा। जिन लोगों ने वोट दिया है उनसे उनके दरवाजे पर जाऊंगा। जिन माओ ने, बहनों ने, बेटियों ने रोजे रखकर वोट दिया है उनको भी धारण बंधाऊंगा। सुना आपने किस तरह से अख्तरुल ईमान गुस्से में नजर आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बिहार में 24 मुस्लिम विधायक है जो सीमांचल की बात करते हुए नजर नहीं आ रहे। सीमांचल अभी बाढ़ से पीड़ित है और बाढ़ की चपेट में वहां के गांव है, खाने को लाले पड़ रहे हैं। किस तरह से वहां पर बाढ़ पीड़ितों के जो लोगों की मदद कर रहे हैं, और ओवैसी साहब हैदराबाद से टीम भेजकर वहां पर लोगों की मदद करवा रहे हैं। लेकिन किस तरह से मुस्लिम जो 24 विधायक हैं उनके मुंह पर ताला लगा हुआ है, उनके जुबान पर दही जमा हुआ है, और वो उन जो काम
नीतीश कुमार को करना चाहिए था वो काम अख्तरुल इमान पहुंचकर लोगों के बीच और जो सीमांचल की जो तकलीफ है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि हमारा काम ही सीमांचल की लोगों की आवाज उठाना है, हमारा काम है कि असेंबली में सीमांचल की आवाज गूंजे। लेकिन ये चीजें वो 24 विधायक करते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन अकलौते अब MIM के पार्टी से अख्तरुल इमान विधायक बचे हुए हैं, काफ़ी कुछ मेहनत कर रहे हैं, पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए वो काफ़ी सक्रिय हो चुके हैं। लेकिन क्या ये जो अख्तरुल इमान लोगों की जो मदद कर रहे हैं, क्या ये 2024 का रास्ता साफ करने के लिए सीमांचल में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया टीवी। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।